प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता से अब इतना डर लगने लगा है कि वो आज की तारीख में अपने एक मोहरे यानी कि अरविंद केजरीवाल को आगे करके राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगवाने लगे हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। जबकि पहले ना जाने कितनी ही बार कितने ही लोगों ने इस बात का खुलासा किया है कि खुद संघ अन्ना हजारे मूवमेंट के पृष्ठभूमि में था। यहां तक कि मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अन्ना आंदोलन में संघ की भूमिका थी। आज आपको एक एक सबूत दिखाऊंगा और साथ ही साथ इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि अब अरविंद केजरीवाल का टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होकर राहुल गांधी क्यों हो चले हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे छीना जा चुका है। लिहाजा डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आप चाहें तो मुद्दा की आज की तारीख में छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सबको अच्छे से इस बारे में तो पता ही होगा कि बीते कुछ दिनों से और खास तौर पे बीते 48 घंटों से लगातार आम आदमी पार्टी देश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट हैं। लेकिन अब जरा कुछ गुत्थियों को सुलझाने की जरूरत है, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले कौन किसका एजेंट है, इसके लिए आपकी स्क्रीन पर मैं एक एक करके कुछ सबूत रखना चाहता हूं। आरएसएस वाज पार्ट ऑफ अन्ना स्टेर, हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है अक्टूबर 7, 2011 की। याद होगा आपको, 2011 वही साल जब अन्ना मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उसी वक्त भागवत ने यह बात स्वीकारी थी कि बिल्कुल अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था हम उसके साथ थे। आरएसएस सेज इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ अन्नाज मूवमेंट। ये नवंबर 17, 2021 की खबर है और यह बयान था किसी और का नहीं, संघ में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले का। इसके अलावा अन्ना आंदोलन को था बीजेपी आरएसएस का समर्थन, प्रशांत भूषण का दावा। प्रशांत भूषण आप सबको पता है, एक देश के जाने माने वकील के साथ साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी में हुआ करते थे। आरएसएस स्टेज मैनेज अन्ना हजारे मूवमेंट सेज एक्स इंडियन अगेंस्ट करप्शन टीम मेंबर, इनका नाम था चंद्रमोहन। इन्होंने न्यूज मिनट से बात करी थी और ये 30 जुलाई 2023 की खबर है। यानी कि 2011 से लेकर 2023 तक कई बार कई दफे ये खुलासे हो चुके हैं। इन खुलासों में कुछ नया नहीं है। दोस्तों, अन्ना आंदोलन से पहले अरविंद केजरीवाल जब परिवर्तन नाम की संस्था चला रहे थे, तो फिर किरण बेदी, जी हां, वही किरण बेदी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट उनको बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें उपराज्यपाल बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, वही किरण बेदी। उन्हीं के घर के बेसमेंट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने लंबे समय तक अपना दफ्तर चलाया था। यह भी एक सच्चाई है, यह भी आपको जानना चाहिए। अब यह तो हो गई कनेक्शन की बात आरएसएस और अरविंद केजरीवाल की। और आप सब बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि अन्ना आंदोलन की शुरुआत जो हुई या अन्ना आंदोलन से जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करना चाहता था संघ और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों ने वो कर लिया, पा लिया। क्या करना चाहते थे वो चाहते थे यूपीए की सरकार को बदनाम करना और बदनाम करने के बाद सत्ता पे काबिज हो जाना। ऐसा हो भी गया 2014 में। लेकिन फिर आपको याद है 2014 का ही साल था जब चुनाव चल रहे थे देश में, और दिल्ली में जब चुनाव आया
तो एक स्लोगन बहुत तेजी से उछाला अरविंद केजरीवाल ने। मोदी फॉर इंडिया, केजरीवाल फॉर दिल्ली। मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। ये याद है ना आपको? यानी वो खुद इस बात को प्रमोट कर रहे थे कि आप मोदी जी को दिल्ली में बिठा दीजिए, और रही बात केजरीवाल की तो वो सीएम हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, उनको सीएम बनाइए। ये दिल्ली इलेक्शन दरअसल 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले की बात है। 2013 का साल था। उस वक्त पे ये स्लोगन चलाए गए। मोदी जी को खूब प्रमोट किया अरविंद केजरीवाल ने। 49 सीटें आई दिल्ली में तो मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के पास 28 सीटें आई, मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के पास 8 विधायक थे और 49 दिन की सरकार चलाई। फिर 2014 में ही जब लोकसभा चुनाव आए तो अरविंद केजरीवाल वाराणसी चले गए मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने। आप सबको पता है 2-2.25 लाख वोट मिले थे। खैर, ये सब गंगा में बहुत पानी तब से बह चुका है। अब समझने की जरूरत यह है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं, और क्या पुरानी टाइमलाइंस हालिया दिनों की भी इस बात पे कहीं ना कहीं मुहर लगाती हैं कि मोदी जी जब भी डरते हैं अपने मोहरे को आगे करते हैं। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव चल रहा था। मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जमानत मिलने में दिक्कतें हो रही थी, आप सबको याद होगा। हरियाणा का चुनाव चल रहा था और उसी वक्त पे मनीष सिसोदिया को जमानत भी मिलती है क्योंकि ईडी अपोज नहीं करते। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिल जाती है। जरा सोचिए क्यों मिली होगी चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत? क्योंकि ईडी अपोज नहीं करती सही तरीके से। जमानत का सबसे, किसी को जमानत दिलानी हो ना तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि एजेंसियां अपोज नहीं करेंगी। जब अपोज नहीं करेंगी तो कोर्ट कहेगी ठीक है, आपको आपत्ति नहीं, हम जमानत देते हैं, तो जमानत मिली। और हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने करी। कितना बिगाड़ा कितना नहीं बिगाड़ा वो बात की बात है, लेकिन केजरीवाल उस समय भी सामने आए थे, उस समय भी आगे आए थे, उस समय भी केजरीवाल के पीछे मोदी छिपे थे। अब आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल को एक बार फिर आगे कर दिया गया है? दरअसल सर से लेकर पैर तक आज की तारीख में भ्रष्टाचार के आरोपों पे लदे हुए केजरीवाल को दिक्कत इस बात से ही तो है कि वो कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते थे, लेकिन वो विकल्प बन नहीं पा रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तो यही चाहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया जाए और उसकी जगह पर एक शैडो पार्टी का जन्म हो जाए। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल को इसमें एक बड़ी सफलता मिली भी। दिल्ली की गद्दी पे वो काबिज हो गए। गुजरात में उन्होंने अपने पैर पसार लिए। पंजाब में उनकी सरकार बन गई और धीरे धीरे केजरीवाल का कद काफी तेजी से बढ़ने भी लगा। लेकिन इन सब के दरमियान आज की तारीख में राहुल गांधी के प्रयास से कांग्रेस फिर से सशक्त, फिर से मजबूत होती नजर आ रही है। और कांग्रेस के साथ देश का समूचा विपक्ष है। अरविंद केजरीवाल को माइनस कर दिया जाए तो एक बड़ी तादाद जो विपक्षी पार्टियों की है वो आज की तारीख में कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं और राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं। क्या अखिलेश यादव राहुल को अपना नेता नहीं मानते, नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते? मानते हैं। क्या तेजस्वी नहीं मानते? मानते हैं। क्या स्टैलिन नहीं मानते? मानते हैं। यानी कि देश में आज की तारीख में विपक्ष का एक बड़ा धड़ा वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। और इसी बीच में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चूले कसने टाइट करी, चूले कसनी शुरू करे। उससे मोदी जी को डर लगने लगा। देश के अलग अलग इलाकों में या फिर कि देश के कोने में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगे। वो भी बात निश्चित तौर पर मोदी जी को बुरी लगने लगी। मोदी जी को इससे भी घबराहट होने लगी। और इन्हीं सब के दरमियान वोट अधिकार यात्रा निकली और इन्हीं सब के दरमियान आज की तारीख में राहुल गांधी ऐसा लगता है जैसे वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता की दौड़ में बुरी तरीके से पछाड़ चुके हैं। तमाम सर्वे इसी बात की गवाही देते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज की तारीख में यदि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में लोकप्रियता का मुकाबला हो तो 18 और 20 का अंतर पाया जाएगा। यानी कि मोदी जी 18 पे,
राहुल गांधी 20 पे। ये 19-20 का अंतर भी नहीं बचा है। और ऐसे में जब लोकप्रियता की इस दौड़ में नरेंद्र मोदी पिछड़ने लगे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है राहुल को डिफेम करने के लिए कोई और चाहिए, और कोई और चाहिए तो अरविंद केजरीवाल से बेहतर विकल्प, आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। लिहाजा मोदी जी आज की तारीख में जब राहुल गांधी से डरने लगे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे व्हाट्सएप किया गया हो अरविंद केजरीवाल को कि भाई आ जाओ मैदान में, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, अब तुम ही तो हो जो राहुल गांधी को हमारा एजेंट बताओगे। लेकिन क्या इन सब से काम चल जाएगा? देश की जनता बड़ी सयानी है केजरीवाल साहब। देश की जनता को आपका इतिहास पता है। देश की जनता को यह भी पता है कि जिस वक्त आप राजनीति में आ रहे थे, आपने कहा था आप बड़ा बंगला नहीं लेंगे, आप बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। आप उस नीली वैगनार से चला करते थे जो आपको आपके एक कार्यकर्ता ने गिफ्ट करी थी, डोनेट करी थी आम आदमी पार्टी के लिए। वो नीली गाड़ी कहां गई पता नहीं। आपकी पार्टी के कोई साथी हैं शायद, उसको आप चलाते हैं अब। उसके बाद आपने गाड़ियां भी ली और गाड़ियों का काफिला भी आपके साथ चलने लगा। आपने एक शानदार भवन बनवाया जिसे शीश महल कहा गया। और फिर मजे की बात ये कि आज की तारीख में जब ना आप मुख्यमंत्री हैं ना आप विधायक हैं, तब भी आपको बंगला अलाट किया जाए, इसके लिए आप हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट से आप केस जीत करके अब बंगला लेने जा रहे हैं, सरकारी बंगला लेने जा रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो कौसाम्बी वाला फ्लैट था वो अब आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बड़ा प्लॉट है, आपके पास गुरुग्राम में करोड़ों की लागत का एक आलीशान फ्लैट है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, आप एक ठीक ठाक संपत्ति के मालिक हैं, उसके बाद भी आपको सरकारी बंगला चाहिए। कुल मिलाकर आपकी कथनी और आपकी करनी में कितना अंतर है ये देश जानता है। लिहाजा इस तरीके की बचकानी हरकतें अब शोभा नहीं देती। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।